नमस्ते। आज हम समय में पीछे चलकर भारत की उस नींव को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हमारी संस्कृति को गढ़ा, यानी वैदिक सभ्यता। ये वो दौर था जिसने सदियों के लिए हमारे सोचने और जीने के ढंग पर अपनी छाप छोड़ी। तो सवाल ये उठता है कि इतने प्राचीन युग के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से है? इसका पूरा ज्ञान, इसका सारा सार आखिर किन ग्रंथों में छिपा है? और इसका जवाब है वेद। मुख्य रूप से ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही वो ग्रंथ हैं जो हमें उस सभ्यता की कहानी सुनाते हैं। और इन सब में ऋग्वेद को तो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। सोचिए, ये लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व का है। यह हमें उस जमाने की एक सीधी और सच्ची झलक देता है, जो अपने आप में कमाल की बात है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर वैदिक लोगों की जिंदगी थी कैसी? उनका समाज किस तरह बना था? कैसे काम करता था? देखिए, किसी भी समाज की तरह यहाँ भी शुरुआत परिवार से ही होती थी। वैदिक समाज की जो सबसे छोटी और बुनियादी इकाई थी, वो थी कुल, यानी परिवार। और ये एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, जिसमें घर का मुखिया पिता होता था। और शिक्षा दीक्षा का क्या? तो उसके लिए थे आश्रम। ऋषि और उनके शिष्य इन्हीं आश्रमों में एक साथ रहते और सीखते थे। ये सिर्फ स्कूल नहीं थे, बल्कि ज्ञान और अध्यात्म के जीते जागते केंद्र थे। लेकिन बात सिर्फ परिवार या आश्रम तक तो सीमित नहीं थी। सवाल यह है कि यह समाज एक बड़े पैमाने पर खुद को कैसे चलाता था, इसकी बड़ी संरचना कैसी थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, शुरू में यानी ऋग्वैदिक काल में समाज में किसी का स्थान उसके काम से तय होता था, उसके कर्म से। व्यवस्था में एक तरह का लचीलापन था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, बाद के वैदिक काल में गोत्र प्रणाली विकसित हुई। अब सब कुछ जन्म और वंश पर आधारित होने लगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसने समाज को धीरे धीरे और कठोर बना दिया। और ये जो वर्ण व्यवस्था का विचार है, ये आया कहाँ से? इसका सबसे पहला जिक्र हमें ऋग्वेद के एक सूक्त, पुरुष सूक्त में मिलता है। इससे पता चलता है कि ये विचार उनके मूल ग्रंथों में कितनी गहराई तक जुड़े हुए थे। तो जब समाज ऐसे बदल रहा था, तो सवाल उठता है कि इसे चलाया कैसे जा रहा था। उनकी अर्थव्यवस्था और शासन का तरीका क्या था? आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। शुरुआती वैदिक दौर में शासन की 2 मुख्य संस्थाएं थीं, सभा और समिति। इनका काम था कबीले के मामलों को संभालना। इससे हमें पता चलता है कि उस समय एक समुदाय आधारित राजनीतिक व्यवस्था थी, बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने से पहले की व्यवस्था। अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, शुरुआती वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा था पशुपालन, जो एक तरह की घुमंतू जीवन शैली की तरफ इशारा करता है। लेकिन बाद के वैदिक काल में चावल यानी धान मुख्य फसल बन गया। ये एक साफ संकेत है कि समाज अब एक जगह बसकर खेती करने लगा था। और जब बात आती है धन दौलत की, तो एक धातु का नाम सबसे ऊपर था, सोना, जिसे हिरण्य कहा जाता था। ऋग्वेद में इसका जिक्र बार बार आता है, जो दिखाता है कि उस दौर में सोना ही अमीरी का सबसे बड़ा पैमाना था। तो ये तो हुई समाज और अर्थव्यवस्था की बात, पर इन लोगों की आस्था क्या थी? वे किसमें विश्वास करते थे? आइए अब वैदिक लोगों की आध्यात्मिक दुनिया में झांकते हैं, उनके देवी देवताओं और रीति रिवाजों को समझते हैं। वैदिक देवताओं में सबसे प्रमुख थे इंद्र। उन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। और ये दोनों ही चीजें उस समाज के लिए, उसके अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी थीं। फिर थे अग्नि यानी आग के देवता, और उनकी भूमिका बहुत ही खास थी। वो एक तरह से इंसानों और देवताओं के बीच संदेशवाहक का काम करते थे। यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों को भौतिक दुनिया से दिव्य दुनिया तक पहुंचाते थे। और अनुष्ठानों में अश्वमेध यज्ञ को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ये शक्ति का एक खुला राजनीतिक प्रदर्शन था। एक शक्तिशाली राजा अपनी सत्ता साबित करने के लिए एक घोड़े को साल भर के लिए आजाद छोड़ देता था। और अगर वो घोड़ा बिना किसी रोक टोक, बिना किसी चुनौती के वापस लौट आया, तो बस राजा की सर्वोच्चता साबित हो जाती थी। लेकिन इस सभ्यता की विरासत सिर्फ राजनीति या समाज तक ही नहीं थी। क्या हम जानते हैं कि भारतीय संगीत की जड़ें भी इसी युग से जुड़ी हैं? जी हाँ, सामवेद को संगठित संगीत का मूल माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को ही गाने के लिए
सुर ताल में ढाला गया था। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, किसी समाज का काम पर आधारित होने से जन पर आधारित हो जाना, ये बदलाव हमें किसी भी सभ्यता के विकास के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस प्राचीन सभ्यता के गहरे असर और उसकी जटिलताओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है।